नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का फेसबुक लाइव और मैं श्रेया कपूर आपके साथ हाजिर हैं। हम एक नए उसके साथ हमारा जो सीरीज़ चल रही है हम न्यूज़ इंडिया के लोग, उसके साथ मेरे एक सहयोगी जुड़े हैं फैजल मलिक, जो यहाँ पे मैनेजर हैं ब्रॉडकास्ट और आईटी के। तो हम उनसे आज आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे और जो हमारी ये सीरीज़ है हम न्यूज़ इंडिया के लोग, हम इसमें ये चाहते हैं कि आप हमारी टीम को जो कैमरे के पीछे काम करते हैं आप उन सबको जानें और उनसे आपकी मुलाकात की जाए। तो फैजल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए उन्हें। अच्छा, मैंने करियर स्टार्ट किया था एबीपी न्यूज़ से, फिर उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेशन की टीम्स के साथ काफ़ी लंबा अरसा रहा और कई बार कोशिश करी वापस इंडिया सेटल होने की, लेकिन ये शायद पहला मौका है। हाँ, होप कि इस बार लंबा टिक पाऊँ। तो आपने जैसे बताया आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी काम किया है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस और आपने न्यूज़ चैनल में कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या किया है वहाँ पे, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस मतलब कॉलेज से निकलने के बाद एबीपी के साथ ही था। उसके बाद एक चैनल था न्यूज़ एक्सप्रेस, वो इंटीग्रेशन का एक हिस्सा बना। हाँ जी। और उसके बाद से हम ट्रैवलिंग नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। तो जैसे कि आपने बोला कि आप बहुत सारी कंट्रीज़ भी घूम चुके हैं और वहाँ पे आपने क्या किया है? सेम, आई मीन सिस्टम इंटीग्रेशन, बहुत सारे चैनल्स लगाए हैं, उसमें डिज़ाइन और कमीशनिंग से लेके और सपोर्ट, जी। इट्स एन एंटायर कंप्लीट जॉब एंड टू एंड, वो सब किया। तो आप कितनी कंट्रीज़ में घूम चुके हैं? लेट मी काउंट, मेरे ख्याल से 13 या 14 कंट्रीज़ में। और वहाँ के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं आपके? कुछ जगह पे अच्छे थे, कुछ जगह पे बहुत ही वियर्ड थे। जैसे नाइजीरिया की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे जी। कभी ग्रोसरीज के लिए जाना पड़ गया तो उसके लिए एक पुलिस वाला साथ में चाहिए। अच्छा। तो वो एक प्रॉब्लम थी, अगर पुलिस वाला नहीं है तो खाना भी नहीं है। हाँ। और मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जगह काम किया, वहाँ बहुत कंफर्टेबल थे, ईज़ ऑफ एक्सेस है सब चीज़ का। जी बिल्कुल। साउथ ईस्ट एशिया में फिर खाने का प्रॉब्लम, मतलब हम साउथ ईस्ट एशिया में जो खाना है वो शायद हमें सूट नहीं करता, तो वहाँ एक और चैलेंज था जो फेस किया। 3 दिन तक सिर्फ दूध पी के काम चलाया है। बताइए। तो डिफ़िकल्ट नहीं लगती थी वो लाइफ, दूध पी के 3 दिन तक? मज़ा आ रहा था, बल्कि अच्छा। ट्रैवल करने का मौका मिल रहा था। मतलब शौक था कि ट्रैवल करते रहे, किया इस बहाने से, काम करते रहे, पैसे कमाते रहे और लाइफ चलती रही। तो हम आपको पहले दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए कि कौन कौन है आपकी फैमिली में? डैड है, मॉम एक्सपायर हो गई थी, उनको कैंसर था, एंड अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, एंड देन उसके बाद से मैं अलग। थोड़े से प्रॉब्लम्स थे जो मैं शायद शेयर ना कर पाऊँ आसानी से, लेकिन ठीक है। लाइफ की सफ़र ऐसे ही होते हैं। तो मैंने सुना है आपने जामिया से पढ़ाई करी है और वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे आप? देखिए, जामिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि डिलाइट्स को वो हॉस्टल नहीं देते थे। अच्छा। तो हम रहते थे हॉस्टल में, लेकिन थे इलीगल। अच्छा। तो अपने थोड़े हॉस्टल के किस्से ही बता दीजिए। हॉस्टल के किस्से हैं तो बहुत सारे, लेकिन कैलकुलेट नहीं, अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं कुछ 2-4 इंसिडेंट्स याद करके रखता। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको क्लिक करे कि हाँ इस किस्से से मेरी लाइफ पे बहुत असर पड़ा था? मेरे नहीं, ऐसा कोई असर तो नहीं पड़ा, लेकिन हॉस्टल लाइफ में रह के जीना सीख गए। स्टैंड अलोन, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के खड़ा होना हॉस्टल लाइफ से सीखा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे मतलब कोशिश की कि घर ही ना जाना पड़े, तो नहीं गए। बट फिर भी कुछ ऐसा हुआ होगा आपके हॉस्टल में कि आपने सोचा हाँ दोस्तों के साथ कुछ किस्से आपके? वही मैं बता रहा था कि आपको ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे हमने मज़े बहुत किए, लेकिन सच कोई लाइफ चेंजिंग ड्रास्टिक
चेंज आने वाला कुछ भी नहीं था। ऐसे एक दोस्त था, नाम उसका मुझे सही से याद नहीं आ रहा, मतलब हॉस्टल कलीग था, तो उसको बड़ा शौक था मॉडलिंग करने का। अच्छा। एंड आई वाज लाइक कि हमें तो सिर्फ लोगों के साथ फन करना है। तो मैं हॉस्टल लाइफ, कॉमन वॉशरूम्स, कॉमन बाथरूम्स, वो सब होता है। राइट। मैं नहा रहा था, एंड वाज लाइक शीशे के बाद खड़ा होकर कहता है, राजा नाम था, सॉरी आई रिमेंबर इट नाउ, राजा तुम्हें इतना खूबसूरत होने का कोई हक नहीं है। मैंने आई वाज लिसनिंग दिस, मैंने आगे हॉस्टल के बाहर कैंटीन पे सबको गा दिया। एंड देन ही वाज लाइक, वो दोस्त से दुश्मन कब बना पता भी नहीं चला। और ये भी है कि आप दरियागंज से आते हैं, तो दरियागंज में आपको क्या ऐसा है कि स्पेशल बनाता है दरियागंज को? दरियागंज एंशिएंट सिटी है एक्चुअल में, मतलब एक्चुअल दिल्ली जो है वो पुरानी दिल्ली कहा जाता है। हाँ। हालांकि मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस कम्स अंडर 110002 विच इज़ न्यू दिल्ली। ओके। दरियागंज की ख़ास बात ये है कि दिल्ली के जितने मेजर स्कूल्स हैं अच्छे, मतलब जो रेप्यूटेड काउंट होते हैं, वो सब दरियागंज से हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मॉडर्न स्कूल कम्स आउट फ्रॉम दरियागंज, कैम्ब्रिज स्कूल सब दरियागंज, सेंट फ्रांसिस स्कूल दरियागंज। वहाँ पे एक फेमस जगह भी है, गुमशुदा तलाश केंद्र, उसके बारे में क्या कहना है आपका? इत्तेफाक रहा है वहाँ भी जाने का। बचपन में जब रास्ता सही से नहीं पता था, तो जामा मस्जिद के आसपास का रिहायशी इलाका, वहीं हम लोग भी रहते थे, और रास्ता भूल गए घर जाने का। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठे रो रहे थे, तो किसी ने कहा कि कहाँ जाना है, मैंने कहा नहीं पता कहाँ जाना है, तो वो उठा के हमको गुमशुदा तलाश केंद्र ले गए। तो शाम को जब शाम हो गई तो जनरली वो कहीं शिफ्ट करते हैं, जैसे खोए हुए लोग होते हैं। उससे पहले मैंने कहा होगा शायद मामू से कि देखो बच्चे खो गए, तो ही वाज लाइक कि डोंट वरी, शाम तक मैं ले आऊँगा, मुझे पता है कहाँ मिलने बच्चे। अच्छा। देन ही वेंट इन देयर, उन्होंने देखा कि अरे तुम यहाँ बैठो, तो वाज लाइक हाँ खो गया था मैं, तो ये एक आसान सी जगह थी, यहाँ से घर पहुँचा जा सकता था, पहुँच गया। तो फिर घर जाके डांट भी पड़ी होगी काफ़ी? मेरे ख्याल से सब लोग कस्टम थे इस चीज़ के लिए कि बच्चे खोए हैं तो गुमशुदा तलाश केंद्र में मिल जाएंगे। तो उसके लिए किसी ने कुछ बोला नहीं आगे? कुछ हुआ नहीं, मतलब बच गए। तो ऐसा अक्सर होता होगा कि आपके घर वाले आपको डांटते होंगे पढ़ाई को लेके, या आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं? बहुत ब्राइट तो नहीं, लेकिन हाँ डांट तो छोटी सी चीज़ थी, मार पड़ी है। अब्बा ने तो मतलब लिटरली इंजीनियर बना दिया मार के, वरना शायद मुश्किल से कुछ हो पाता। मतलब वो जो 3 इडियट्स में था कुरैशी करके, वो आप अपनी लाइफ के साथ बोल रहे हैं? कह सकते हैं। हाँ, इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। वेरी वेल। वो फरहान कुरैशी इज लाइक, हो सकता है कि वो कनेक्ट होता हो, क्योंकि मैं कभी पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था, मतलब था, वो ब्रिलियंस ही नहीं थी या एटीट्यूड नहीं था पढ़ने का, और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया समडे, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ जी। तो साथ ही आपने आईटी और ब्रॉडकास्ट दोनों आप हैंडल करते हैं, तो उसके डिफरेंट चैलेंजेस क्या हैं जो आप फेस करते हो रेगुलर? अभी थिंग्स आर चेंजिंग। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो ब्रॉडकास्ट वाज अ डिफरेंट फील्ड और आईटी अलग फील्ड था जी। अभी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मर्ज अप हो रही हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एडिटिंग की बात करें तो पहले और अभी भी कुछ जगहों पे एडिट्स स्टैंड अलोन मशीन है जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो आपको डेटा दे रही है। वही सेम चीज़ आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन से चाहिए जिसके लिए कोई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो आईटी का क्या रोल है बेसिकली मीडिया हाउस में? आप घर जा पाती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है। घर जा पाते? अच्छा, क्यों? अगर आप रिकॉर्डेड प्ले नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऑफिस में कोई आसानी से घर पहुंच पाएगा, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ आईटी। और क्या ऐसा होता है कि आईटी ही मतलब ज़रूरी है मीडिया हाउस में? आईटी ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंटेंट को किसी तरह से संभाल के रखना में आईटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
आर्काइविंग पुराने फुटेजेस अगर चाहिए तो भी आईटी एनिमेल्स वो आर्काइव सॉल्यूशंस, नए फुटेजेस आपको रिकॉर्ड करने हैं तो आपको कैमरा की रिक्वायरमेंट है, अगेन ब्रॉडकास्ट, ऑडियो के लेवल्स मिक्स करने हैं तो ऑडियो मिक्सर, अगेन ब्रॉडकास्ट. सो हेट इट और लव इट बट यू कांट इग्नोर इट. सबको जाना ही पड़ता है एक ना एक बार आईटी के पास. तो आप दिल्ली से विदेश का सफ़र कैसा रहा था ये आपका? दिल्ली से एज आई टोल्ड कि मुझे बहुत शौक रहा ट्रैवल करने का. तो मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला है नाइजीरिया के लिए. एंड आई वाज लाइक नहीं, हवाई जहाज़ पे बैठना है आपकी और तो आई टेक अ प्लेन टू गो समवेयर. तो वो पहला प्रोजेक्ट था नाइजीरिया में. थोड़ा सा चैलेंजिंग था, थोड़ा सा नहीं बल्कि इनफैक्ट अच्छा खासा चैलेंजिंग था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन आई टुक इट. ओके. और वो हो भी गया. फिर उसके बाद आई केप्ट ऑन ट्रैवलिंग स्पेशली मिडिल ईस्ट रीजन. साउथ ईस्ट एशिया में भी ठीक ठाक ट्रैवल किया. लेकिन ये सब कुछ डिपेंड कर रहा था कि आपको ऑफर कितना क्या आ रहा है सामने से. तो सबसे ज़्यादा वक्त कौन से देश में आपने बिताया है? सबसे ज़्यादा अगर कहीं स्टे किया है तो कुछ सिस्टम इंटीग्रेशन की कंपनीज हैं दुबई में. सो इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग इन ए सिटी इज़ दुबई. ओके. और इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इज़ मिडिल ईस्ट, द एंटायर मिडिल ईस्ट. ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे जो कि बाद में पता चला कि ये दीज आर प्रीमियम थिंग्स और हम उसको बहुत लाइटली लेते रहे. आई रिमेंबर कि अबू धाबी का एक प्रोजेक्ट था अलगद अल मशरक विच वाज अ यमन बेस्ड चैनल. ओके. और यमन वॉर जोन है जी. उसका बाद में पता चला कि दिस इज़ रन एंड मैनेज्ड बाय अबू धाबी गवर्नमेंट विच इज़ अ प्रीमियम थिंग ऑफ इट्स ओन. और कर लिया यार, पता नहीं क्या कैसे ख़त्म हुआ वो डन. तो वापस आप इंडिया क्यों आए? वापस इंडिया क्यों आए? क्योंकि हिंदी बोलना ज़रा ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत किसी और ज़बान के. अंग्रेज़ी बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है कभी कभी. हम नाइजीरिया में थे तो ऐसा लगता था कि हम हिंदी ज़बान भूल गए हैं. अच्छा. क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे या तो वो अंग्रेज़ी बोल लेते या फिर वो अपनी कोई लोकल लैंग्वेज बोलते थे. बिल्कुल. तो क्या डिफरेंस था इंडिया में काम करने में और बाहर काम करने में? सबसे मेजर डिफरेंस रहा फ्री मीडिया. इंडिया में इट्स द फोर्थ पिलर. या. और मिडिल ईस्ट रीजन या नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका ये सब कुछ गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो. तो फ्री मीडिया आपको और रीजन्स में नहीं मिलेगा. जितना खुल के आप यहाँ बोल सकते हो शायद ही आपको कहीं और मौका मिले कि आप इतना बोल पाओ. तो दुबई में कैसा होता था? क्योंकि आपने वहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा दुबई है. में भी यही था कि 7 स्टेट्स थे, उन सबके अपने अपने टीवी चैनल्स थे और उनकी की स्टेट गवर्नमेंट्स उनको रन कर रही थी. उसके अलावा कुछ प्रोडक्शन हाउसेस थे जो इंडिया या पाकिस्तान रिलेटेड थे और कुछ उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया. अदरवाइज इट्स ओनली गवर्नमेंट ओन चैनल्स. अच्छा. तो जैसे आप दरियागंज से हैं तो वहाँ का नज़रिया क्या है लोगों का कि आप एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, तो उनका क्या नज़रिया है उस चीज़ को लेकर? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू आंसर. लोगों को लगता है कि न्यूज़ चैनल जो है इट्स अ वेरी पावर गेम, जबकि हकीकत ये है कि कैमरे के सामने खड़ा होना और कैमरे के पीछे खड़ा होना दोनों डिफरेंट है. हाँ जी. ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ कैमरा को फेस करते हुए. लेकिन कैमरा के पीछे आई कुड बी लाइक किंग पिन. लेकिन कई लोग हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि यार आप करते तो हो न्यूज़ चैनल पे, कभी देखा नहीं आपको. हाँ बिल्कुल. तो जवाब देना पड़ता है इसका भी कि बेस बैंड आईटी यही सब है. तो कुछ लोग तो ये भी होते हैं कि आईटी का काम ही क्या है उसमें. हाँ, तभी मैंने क्वेश्चन वो पूछा था आपसे. तो उनको एक डिटेल्ड आंसर वो मैंने रट रखा है, फिर कभी आपको बताता हूँ. तो आपके क्या ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो आपको आईटी से थोड़ा अलग, ऐसा क्या इंटरेस्ट है आपको? थोड़ा बहुत टेक्निकल लिटरेचर,
उसके अलावा वो ज़रूरी भी है वो टेक्निकल लिटरेचर, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर वक्त के बाद, एक अरसे के बाद बदल जाती है, बिल्कुल। और अगर अपडेट नहीं तो काम नहीं, एंड काम नहीं तो पैसे नहीं। आज सिंपल है दैट। और उसके अलावा क्रिकेट, आई मीन कोई भी स्पोर्ट्स चलेगा मुझे, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, स्पोर्ट्स में तो नहीं आना चाहिए चेस, एनीवेज कोई भी गेम, कोई भी XYZ जो भी जो खेलने लायक है वो खेला जा सकता है। और थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ किताबें जो लिटरेचर से रिलेटेड हैं, जैसे फैज़ अहमद साहब, उनको थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। थोड़ा बहुत कभी कभी गालिब साहब का भी मूड होता है तो उनको भी। तो आप कुछ दर्शकों को अपनी कोई शायरी सुनाए? नहीं, मेरी अपनी तो खैर कुछ नहीं है, मैं शायर तो नहीं हूँ। हाँ, बट कुछ तो इंटरेस्ट होगा किसी शायरी में। एक शेर है जो मैं अक्सर बोल दिया करता हूँ, हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सज़ा देते हैं। शाइस्ता मीन्स ब्यूटीफुल। हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सज़ा देते हैं, फ़कत वार करते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए तो मैं खुद तालियां बजाती हूँ आपके लिए। तो आप जैसे बोल रहे हैं आपका स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप खेलते थे, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने स्कूल या कॉलेज में पार्ट लिए हो? हाँ, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट नहीं करा है, लेकिन फैकल्टी रिप्रेजेंट किया था। नेशनल स्टेडियम के साथ जुड़ा रहा कुछ 4-5 सालों तक। एज आई सेड कि अब्बा मेरे थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दिया। अच्छा। तो छुप छुप के क्रिकेट खेला है मैंने, जब भी खेला है। मैं पहले अपने घर से मामू के घर जाता था, वहाँ से किट उठाता था, फिर स्टेडियम पहुँचता था। रिवर्स भी एग्जैक्टली सेम ही होता था। बिल्कुल। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये है कि कभी गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल लिए। हमारे यहाँ से ज़्यादातर लोग जो हैं दरियागंज से पहले इंडिया गेट क्रिकेट खेलने जाते थे, तो हम भी चले जाते थे। आजकल वो भी बंद हो गया है। क्यों? तो क्रिकेट ग्राउंड भी ख़त्म हो गया। हाँ। कट रहा है मतलब, एनीवेज। अब तो क्रिकेट के नाम पे वीडियो गेम्स खेल लेते हैं। वीडियो गेम्स, तो आपको वीडियो गेम्स में भी इंटरेस्ट है? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और ऐसे कौन से गाने हैं या सिंगर हैं जो आपको बहुत पसंद हो? एक पाकिस्तानी सिंगर है जिसको मैं अक्सर सुनता हूँ, आरिफ लोहार साहब। सूफ़ी सिंगर है, और कुछ हद तक उनके गाने जो हैं वो कुछ इंडियन मूवीज़ में आए भी हैं, लेकिन वो रेप्राइज्ड वर्जन जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो आई लुक फॉर ओरिजिनल आरिफ लोहार। उसके अलावा इंडिया में कभी कभी एक्सटेसी के साथ हुए, जोश में हुए, तो आजकल बादशाह बहुत पसंद है मुझे। अभी रिसेंटली जब बहरीन में प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वी हैड अ टीम विच वाज लाइक 20 मेंबर्स। तो यूजुअली वीकेंड को कुछ छोटी मोटी पार्टी, एंड बादशाह का वो वाला गाना, लंबा लंबा चूलर। अच्छा। बड़ा फेमस हो गया था वो गाना एक टाइम पे। सो इट वाज लाइक पार्टी बोले तो वो वाला गाना। तो हॉस्टल में भी ऐसा हुआ होगा कि काफ़ी पार्टीज चलती होंगी आपकी? हॉस्टल डेज वर लाइक बेस्ट डेज। वो दिन भुलाए नहीं बुलाए जा सकते। रात को 2-2, 3-3 बजे तक हॉस्टल के पार्क में बैठना, अननेसेसरी डिस्कशंस, उसमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होना, रात को पराठे खाने जाना, वो लाइफ कैन नॉट बी रिवर्स्ड एनीवेज। लेकिन वो दिन आई स्टिल रिमेंबर कि ठीक था। अब्बा से पैसे मांगना, जो कि बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, वो एक और चैलेंज था। वो सब दिन थे यार, मतलब आई मिस दोज डेज। तो आपने देखा फैजल मलिक को हमारे साथ, दरियागंज से दुबई का सफ़र आपने इनका सुना, और जो इन्होंने मैनेजर और ब्रॉडकास्ट और आईटी में करते हैं उसके बारे में भी आपने इनसे जाना। आप हमारे साथ जुड़े रहे फेसबुक लाइव के ज़रिए, हम आपको और भी अपने मेंबर्स से मिलाएंगे। धन्यवाद।